आज हम अपना पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो परिभाषा अगर हम देखें तो यूक्लिड ने कौन कौन सी परिभाषा देंगे। जब आपको पता चलेगा उन्होंने किस किस चीज की परिभाषा दी, आप बोलोगे ये तो हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने हमें बिंदु के बारे में बताया। बिंदु क्या होता है? हमारा एक पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा उन्होंने हमें एक लाइन के बारे में डेफिनेशन दी, जिसे हम रेखा बोलते हैं। तीसरा उन्होंने हमें तल के बारे में बताया, जिसे हम बोलते हैं सरफेस, जो होता है हमारा प्लेन सरफेस। ये जो है हमारा क्या है? सरफेस। ठीक है, अब जानते हैं इन्होंने क्या क्या बातें करी है इन सब चीजों के बारे में। इन्होंने बोला है कि जो हमारी रेखा होती है उसकी कोई मोटाई नहीं होती। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये रेखा बनाई, ये देखो, इसकी कोई मोटाई है? इसकी कोई मोटाई नहीं है, सिर्फ एक ये क्या है, ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, जहां पर हम बिंदु की बात करें, बिंदु की भी कोई है मोटाई? कोई माप है इसका? ना इसकी मोटाई है, ना चौड़ाई है, ना लंबाई है। तो क्या है, इन दोनों की हमारी कोई भी मोटाई नहीं होती। उसके बाद इन्होंने हमें ये बोला, जो एक ठोस पदार्थ होता है, ठोस मतलब हमारा हो गया सॉलिड। जैसे अगर आप बर्फ देखोगे, जो आपके फ्रिज में बर्फ रखी है, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो होती है ना, इसकी तीन विमाएं होती है। विमाएं का मतलब होता है डायमेंशंस। हमारी डायमेंशंस क्या क्या होती है? एक तो चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, जिसे हम बोलते हैं लेंथ। यहाँ पर देखो, जिसे हम बोलते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, अब इसकी जो होती है, हमारी तीन विमाएं होती है, तीन डायमेंशन होते हैं। जहां पर हम सरफेस की बात करें, जो हमारा तल है, पृष्ठ है, वो इसके ऊपर का जो, उसको इस तरह से देखो, इसकी कितनी हमारी विमाएं? एक ये रही, एक ये रही। ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई। क्या है ये? हमारी मोटाई और चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी रेखा। रेखा की एक विमा होती है। रेखा की सिर्फ क्या होती है? हमारी लेंथ होती है। इसकी क्या है? सिर्फ एक लेंथ है। दूसरी, अगर हम बिंदु की बात करें तो बिंदु की कोई विमा नहीं होती। हमने चार चीजों के बारे में पढ़ा। जो हमारा ठोस होता है उसकी तीन विमाएं होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, मोटाई, चौड़ाई और लंबाई। हमारा जो सरफेस होता है, जो पृष्ठ होता है, उसकी दो विमाएं होती हैं। रेखा की एक विमा होती है और बिंदु की कोई विमा नहीं होती। ठीक है, अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो देखो, यूक्लिड अंकल ने क्या क्या बोला है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। भाग मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं, कोई हाइट नहीं, कोई ब्रेथ नहीं। ठीक है, तो देखो, इन्होंने ऐसी तो कोई बड़ी बात बताई नहीं, पर फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। दूसरा इन्होंने बोला, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब एक रेखा जो होती है वो हमारी सिर्फ एक लंबाई की तरह होती है। इस प्रकार होती है, जो मैंने आपको पहले बताया। पहली उन्होंने ये दी, दूसरी उन्होंने हमें ये दी। तीसरी, देखो उन्होंने तीसरा क्या बोला, अगर हमारी दो बिंदु है तो दो बिंदु से मिलकर हमारी क्या बनती है? एक रेखा बनती है। दो बिंदु को जब हम जोड़ देंगे, दो बिंदु के जो सिरे होंगे उन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो हमें क्या मिलेगी? एक रेखा मिलेगी। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ समान रूप से स्थित होती है। अब ये जो रेखा है, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। अब इसमें क्या है? इस लाइन के ऊपर आप कोई भी बिंदु लगा दो, तो क्या है, इन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं बोली, ये लाइन बिंदुओं से मिलकर बनी है। चौथी हमारी ये होगी। पांचवी इन्होंने ये बोली है, एक पृष्ठ है वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जो हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब हमारा सरफेस, कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसकी सिर्फ क्या है? हमारी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, सिर्फ इसके दो ही हमारे क्या होते हैं? डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे किनारे के बारे में। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। तो इसके जो किनारे देखो, एक किनारा ये, दूसरा किनारा ये, तीसरा किनारा ये, चौथा किनारा ये। तो पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। तो इसके जो भी किनारे होंगे, ये जो किनारे हैं सारे किससे मिलकर बने हैं? रेखाओं से मिलकर बने, क्योंकि ये दो बिंदु आपस में जुड़ रही हैं। उसके बाद एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इसका क्या मतलब? इसके कहने का मतलब ये, जो ये हमारा पृष्ठ बना है, ये जो हमारा सरफेस बना है, ये लाइनों से मिलकर बना है। ठीक है, ये काफी सारी अनेक लाइनों से, रेखाओं से मिलकर बना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने 7 इनकी परिभाषा पढ़ ली। अब जो परिभाषा होती है वो यहीं खत्म नहीं होती। ये तो अभी मान लो तुम्हारा ये स्टार्टर है, अभी मेन कोर्स तो आगे आएगा। इन्होंने बोला है, किसी भी किसी चीज को भी पढ़ने के लिए, किसी भी शेप को पढ़ने के लिए, चाहे वो हमारा रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, उन सबको पढ़ने के लिए हमें उसकी चौड़ाई, लंबाई
जैसी चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हमें ये सब चीजें पता चल जाती है तो हम उसका क्षेत्र निकाल सकते हैं। क्षेत्र का मतलब हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब जैसे समझ लो ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल है और इसकी तुम्हें लंबाई चौड़ाई गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। अगर तुम्हें ये दोनों गिवन है तो तुम इसका क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, जो बहुत सारी लाइनों से बना हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें ये बताया हुआ है। उसके बाद हम आगे समझते हैं यूक्लिड ने और क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। देखो, अब आपको पता है गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें जो चीजें डिफाइन हो रही है उसको तो हम उसके ऊपर तो हम किताब भी लिख सकते हैं, और जो चीजें डिफाइन नहीं हो रही हम उसको अनडिफाइंड बोल के वहीं छोड़ सकते हैं। जैसे आपको पता होगा एक ये साइन बन गया है अनडिफाइंड का, एक ये साइन है हमारा, क्या है, अगर कोई चीज डिफाइन नहीं होती तो हम क्या लगाते हैं, देते हैं ये साइन। ठीक है, अब क्या होता है अगर कोई चीज अपरिभाषित है तो क्या करते हैं, उसके लिए भी एक अलग चीज होती है। देखो इन्होंने क्या बोला है, जैसे अभी मैंने यूक्लिड अंकल के बारे में बताया तो उन्होंने जितनी भी चीजें पता करी, बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, पृष्ठ के बारे में, उन्होंने उसके ऊपर परिभाषा बना के एक किताब बना दी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो हैं जिनको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, अपरिभाषित होती है वो, तो उनका क्या किया जाता है। ठीक है, उनको ना हम थ्योरम बोलते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे थ्योरम क्या होती है और ये सब। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि अभी, इधर एक सेकेंड, अभिग्रहित क्या होता है। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सियम्स। अब कोई भी चीज जो पूरे संसार में सत्य मानी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियम्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप आज यहाँ हो, अगर आप किसी और देश में भी चले जाओगे, विदेश में भी चले जाओगे, और अगर आप बोलोगे कि इधर देखो 2+2 4 है, तो आपको वो लोग गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, ये पूरे विश्व में सत्य है, सबको ये चीज माननी पड़ेगी। इसको हम एक तरह से बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जहां पर अगर हम पॉस्टुलेट्स की बात करें, जो पॉस्टुलेट्स होते हैं वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो भी सत्य माने जाते हैं, लेकिन वो हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, हम सिर्फ और सिर्फ पॉस्टुलेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं। जो मैंने आपको परिभाषा बताई 2+2 = 4, तो ये सब जगह ट्रुथ हो गया। अब जैसे ये बिंदु है, आप इसको प्रूव कर सकते हो 2+2 4 कैसे है। पर जैसे एक बिंदु है, ये एक बिंदु से इतनी सारी लाइन पास हो रही है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन इसको प्रूफ करना है, तो ये जो आप प्रूफ करोगे, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप ज्योमेट्री में ही कर सकते हो। जो ऐसी चीजें होती हैं उसे हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। अब आइए जानते हैं यूक्लिड की अभिग्रहित क्या क्या थी। सबसे पहली, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखो देखो इन्होंने क्या बोला है, अगर मैं आपको और आसान शब्दों में बताती हूँ, अगर a बराबर b है, ठीक है, और b बराबर c है, तो a बराबर हमारा क्या होगा, c। कुछ बड़ी बात है इसमें, कुछ बड़ी बात नहीं है, इन्होंने बस यही इनको इसको एक एक्सियम बना दिया, इतनी सी बात को। अब ये हमें ना पॉइंट बाय पॉइंट याद करनी है। सबसे पहले ये, दूसरी है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब देखो आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, अगर हमारा a बराबर b है, अगर इसमें मैं एक जोड़ दूं, इधर भी एक जोड़ दूं, तो क्या आएगा मेरा, a+1 b+1, तो ये दोनों भी क्या हुआ, बराबर। तीसरी क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होते हैं। मतलब ये लोग देखो सेकंड पॉइंट में इसको कवर नहीं कर सकते थे, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा या घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होता है। इन्होंने इसका नया अभिग्रहित बना दिया। तो इसका मतलब है अगर a बराबर b है आपका, और इसमें अगर आप एक घटा दोगे, ठीक है, अगर आपने इसमें एक एक घटा दिया दोनों तरफ, तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। चौथा है हमारा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, संपाती मतलब कोइंसाइड हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इन्होंने फिर हमें बताया है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये समझो आपका ये केक का पीस है, केक के पीस में से ये आपने पीस निकाल लिया, ठीक है, इन्होंने ये बोला है जो निकाला हुआ पीस है वो छोटा होगा बड़े पीस से। अब इसमें क्या मतलब है, इसको क्या एक्सियम बना देंगे, तो हमें पता भी है, तो फिर भी हम इसको मानते हैं, ये भी हमारी क्या एक एक्सियम है, एक अभिग्रहित है। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये जो निकला हुआ पार्ट है ये क्या हमारा, बड़ा होगा। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, मतलब अगर a बराबर b है, तो अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2a बराबर 2b हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने अपने छठे उसमें अभिग्रहित में बोली है।
एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अगर a बराबर b है तो a/2 बराबर b/2 होगा। ये क्या थी इनकी अभिग्रहित थी, 7 अभिग्रहित, और कुछ नहीं था इनमें। इन्होंने फिर आगे क्या बताया है, जितने भी अभी हमने अभिग्रहित पढ़े ना, वो बेसिकली किस चीजों के लिए हैं। जैसे कि अगर ये मेरा पृष्ठ है, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर ये मेरा पृष्ठ है, कुछ अगर इस प्रकार का मेरा पृष्ठ है ना, सिर्फ और सिर्फ वो जो अभिग्रहित हमने पढ़े इसी के ऊपर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी चीज को लेकर हमने वो सारी चीजें निकाली है। अगर मैं गोले की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो वो जितनी भी चीजें इन सबको लेकर बनाई गई है, इन सबके हिसाब से बनाई गई है। उसके बाद हमारे आता है जो हमने हमारे पांचवें अभिग्रहित में पढ़ा था कि अगर मैं किसी बड़े में से, केक वाला एग्जाम्पल याद है, उदाहरण, बड़े केक में से अगर मैं ये वाला पीस काट के दे दूं किसी को, तो ये वाला पीस छोटा होगा अगर हम इससे नापे तो इन्होंने यही बोला है। तो ये इससे हमारा क्या वर्ड आया, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन मतलब से बड़ा। देखो ये जो छोटा केक का पीस है ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, मेरा जो बचा हुआ पीस है ये क्या है, बड़ा। तो इससे मेरा क्या आ गया, ग्रेटर देन की परिभाषा आ गई। इसके बाद तो अभी हमारा एग्जाम यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमारा आता है अभिधारणा, जिसे हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो पूरे विश्व में हर जगह सत्य है, पर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्योमेट्री में ही यूज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिधारणा बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण से बताया था, जैसे ये बिंदु है, बिंदु से खूब सारी लाइनें जा रही है, हमारी अनगिनत लाइनें जा रही है, ठीक है। तो क्या अब हम इसको दिखा सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पोस्टुलेट्स है। अब हमारा जो पहला अभिधारणा है वो है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो भाई इन्होंने क्या बोला है, एक बिंदु से एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, अगर आपके पास कोई बिंदु यहाँ है कोई यहाँ है, तो इन दोनों को हम जोड़ के एक रेखा बना सकते हैं, इन दोनों के थ्रू एक रेखा जा सकती है। तो इनकी पहली अभिधारणा ये हो गई। फिर उन्होंने क्या बोला, ये जो हमारी एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, इधर से हमने एक रेखा बना दी। अब इन्होंने क्या हुआ है, दिए हुए दो अलग बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मतलब यहां से भी हम अद्वितीय मतलब यूनिक, और यहाँ पे कितनी बन गई, हमारी खूब सारी रेखा बन गई। तो ये जो हमारा है, एक सेकेंड में को देना, तो ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा अभिग्रहित एक है, इसको हमने समझा दिया। दूसरा है हमारा एक शांत रेखा, मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन। अगर दो बिंदु है और यहां तक मेरी लाइन रुक गई, यहाँ पे देखो यहां से बस यहाँ तक रुक गई लाइन, तो इन्होंने बोला है कि हम इसको आगे भी खींच सकते हैं। अब तुम्हारे यूक्लिड अंकल ने तुम्हें परमिशन दे दी, बोल दिया कि इसके बाद भी तुम लाइन और आगे तक खींच सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सी चीज बताई है हमें कि अगर दो बिंदु, अगर एक लाइन अगर हमारी रुक गई है तो उसको हम आगे भी खींच सकते हैं। उसके बाद हमने ये दोनों चीजें पढ़ ली, ये दोनों हो गया हमारा। तीसरी है किसी को केंद्र मानकर और किसी विजय से एक वृत्त खींचा जा सकता है। इन्होंने तीसरे में ये बात बोली हुई है, अगर आपको एक केंद्र दिया हुआ है, एक सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उससे एक सर्कल खींच सकते हो जिसका रेडियस होगा एक, ठीक है। तो अगर आपको किसी का त्रिज्या या केंद्र गिवन है तो आप उससे एक वृत्त बना सकते हो। वृत्त हमारा क्या है, एक सर्कल बना सकते हो। इन्होंने तीसरे में ये बोला है। चौथे में इन्होंने बोला है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण का मतलब ऑल राइट एंगल, जितने भी 90 डिग्री के हमारे एंगल होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये 90 डिग्री, ये क्या है हमारा 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों बराबर है। अब देखो इन्होंने इसको एक अभिधारणा में परिवर्तित कर दिया, जबकि ये तो एक सीधी सी बात है। उसके बाद ये देखो अभिधारणा बड़ी खतरनाक सी लग रही है, चलो पढ़ के देखते हैं इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण, मतलब पहले इन्होंने क्या बोला उस हिसाब से चलते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर रही है, मतलब पहले तो दो सीधी रेखा बनाओ, उसके बाद एक सीधी रेखा इन पर क्या कर रही है, गिर रही है,
उसके बाद ये दो अंतः कोण, कोण मतलब हमारे एंगल, अंदर कुछ अंदर की बात चल रही है, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, तो मतलब ये हमारे अंदर इंटीरियर एंगल बना रही है। और ये एंगल इस प्रकार बन रहे हैं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। समकोणों मतलब 90 डिग्री के एंगल, मतलब समझ लो इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया। ये कुछ इस तरह बन रही है कि जो x प्लस y है मेरा, वो क्या होगा, दो समकोणों से कम होगा। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उस ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। देखो ये हमें ये बता रहा है, अगर ये और ये मेरा क्या है, एक अंतःकोण इंटीरियर एंगल है, और ये दो रेखाएं और ये रेखाएं, तो आपको बोला गया है x प्लस वाई लेस देन दो समीकोणों के होगा जब ये दोनों लाइनें ऐसी होगी। ये कहीं ना कहीं जाकर तो आपस में ऐसे मिल जाएंगे ना, जैसे इसमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा। ये देखो ये लाइन अगर ऐसे आगे बढ़ती गई और ये भी आगे ऐसे बढ़ती गई, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी ये, तो तब ऐसा होगा। अब आगे आने वाले पार्ट में आप कुछ ऐसा पढ़ोगे, x प्लस वाई, ये जो हमारा इंटीरियर एंगल है वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन अभी जो हमने अभिधारणा पढ़ी उसमें ये चीज है, ठीक है। अब इन्होंने अब इसमें क्या बोला है, अगर हम अभी धारणा 1 से लेके 4 तक देखें, जिसमें हमने बोला कि दो बिंदु से एक लाइन खींची जा सकती है और लाइन बंद होने के बाद भी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, रेडियस सेंटर के बारे में पढ़ा। तो सब क्या थी, एक सिंपल थी, एक सरल थी और स्पष्ट थी, जिसको हम उपत्तित नहीं कर सकते, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी अभिधारणा 5 है वो कुछ कठिन है, लेकिन हम उसको प्रूव कर सकते हैं, उसकी उपपत्ति दे सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे यूक्लिड अंकल हैं, इन्होंने जो हमें अभिधारणा और अभिगृहित जो दी हैं, इनको क्या करते हैं, ये हमारी क्या है, हमारी ये सिद्ध है, इन्हें हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इसे प्रूव नहीं करते हैं। ये इन्होंने यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया, एक सत्य मान लिया। लेकिन जो हमारे साध्य और प्रमेय है, जिन्हें हम प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स बोलते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम सिद्ध करते हैं। जिन कथनों को सिद्ध किया जाता है वे साध्य या प्रमेय कहलाते हैं। अब इन प्रमेय के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से, पहले उससे पहले हम उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम अपना उदाहरण देखते हैं। क्या है हमारा उदाहरण, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु है और बिंदु बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। क्या बोल रहा है कि अगर ए बी और सी हमारी तीन बिंदु है और ये जो बी है, जो बी वाली बिंदु है, वो क्या है, मेरे ए और सी बिंदु के बीच में स्थित है, तो ये सिद्ध करो कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अब देखो आपको इसमें दिख रहा है, अगर ए बी है एक, तो ये हो गया हमारा रेखा, दूसरी रेखा हमारी ये आ गई, और एक रेखा हो गई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने यूक्लिड की जो हमने चौथी एक्सियम पढ़ी थी, जो हमारी यूक्लिड की चौथी वाली एक्सियम थी, वो क्या बोल रही थी, यदि कोई भी लाइन कोइंसाइड करती है, संपाती होती है, तो वो क्या होती है, बराबर होती है। कोइंसाइड मतलब अगर ए मेरा यहाँ से बी पे कोइंसाइड कर रहा है और सी मेरा यहाँ से बी पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो लाइन क्या हो रही है, तीन लाइन आपस में मिल रही है, तब उस केस में क्या होता है, हमारी सारी लाइनें क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। इसमें ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी। तो इसको हम लिखेंगे, जो हमारी यूक्लिड की चौथी थ्योरम है, चौथी एक्सियम है, उसके अनुसार हमारा ये लगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये सिद्ध करना है कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्वल साइड, ठीक है, बराबर साइड होनी चाहिए सबकी, की रचना की जा सकती है। अब देखो आप क्या करोगे, आप एक लाइन खींचो, कैसे खींचेंगे हम, मैं यहाँ पे आपको प्रूव करना सिखाती हूँ। एक हमने लाइन खींची, इसको मैंने लिख दिया ए और बी। अब आप इसको सेंटर मानकर, ठीक है, इसको एक बीच का बिंदु मानकर यहाँ से एक सर्कल बनाओ। आप कुछ इस प्रकार, मेरे से बन नहीं रहा है, देखो आप कुछ इस प्रकार एक सर्कल बनाओगे, फिर आप इस बिंदु को
बीच का पॉइंट मानकर, यहां से सेंटर मानकर एक सर्कल बनाओ, वो पूरा ऐसे बनेगा। तो आपस में वो जो जहां मिलेंगे उसको हम सी पॉइंट बोल देंगे। अब इन सबको जोड़ो, इन सबको यहां से यहां तक जोड़ो। अब आपने क्या किया, जब आपने ये बीच का सेंटर मान के यहां से एक सर्कल बनाया, तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, और ये भी क्या हो गया, इसका रेडियस, और ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर, ए सी बराबर बी सी। तो जो हमने हमारी पहली एक्सियम पढ़ी थी यूक्लिड की, फर्स्ट वाली एक्सियम में क्या बोला था, यदि हमारा ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि मेरा ए सी बराबर बी सी है, तो मेरा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो मतलब ए सी बराबर बी सी बराबर ए बी, तो ये सब आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके।